हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 के ऊपर कंपनीज एक्ट फॉर सीए इंटर के लिए। ये एक टाइम पीरियड चार्ट पे हम बात करेंगे। चैप्टर 9 आप सारे जानते हो, नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनी, फ्रॉम सेक्शन 128 से लेके 138 तक। तो जितने भी सेक्शंस में प्रोविजंस में जो टाइम पीरियड है वी गोना रिवाइज दैट। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले आपके लिए आई होप सो इसकी एक अच्छी यूटिलिटी आपको मिले। तो देखिए, हम सेक्शन 128 में पढ़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। तो उसमें सब सेक्शन 1 आता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के कहाँ रखने हैं। आप रजिस्टर्ड ऑफिस में रखिए कंपनी के, या भारत में, इंपॉर्टेंट बात है, भारत में किसी और जगह रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन होता है जब ये डिसीजन लेगा बोर्ड, उसके 7 दिन के भीतर भीतर उस इंडियन एड्रेस की पूरी डिटेल आपको आरओसी को एक नोटिस से देनी होती है। तो यहां टाइम पीरियड है 7 डेज का। किससे रिलेटेड हो गया? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आरओ में ना रख के आप कहीं और रखने हैं तो बोर्ड के डिसीजन के 7 दिन के भीतर आप आरओसी को बताइए। सबसेक्शन 2 डील करता है ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड, कि अगर कंपनी की ब्रांच या ऑफिस कह लीजिए, या ब्रांच ऑफिस अकेला ही वर्ड इस्तेमाल किया गया अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14, तो हर ब्रांच को अपनी कंपनी को जिसके बुक्स कहां रखे गए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा आरओ में या एनी अदर प्लेस इन इंडिया, तो ब्रांच को अपनी बुक्स की समराइज पीरियोडिकल रिटर्न्स की फाइलिंग करनी पड़ती है, आरओ या एनी अदर प्लेस जैसे मैंने कहा। लेकिन अगर ये ब्रांच ऑफिस हिंदुस्तान के बाहर है, सो दिस इज आवर मेन पॉइंट, अगर ब्रांच ऑफिस हिंदुस्तान के बाहर है तो टाइम पीरियड बताया गया है रूल नंबर 4 के मुताबिक कि ये आपको फाइलिंग करनी होती है विद इन 3 मंथ्स, या कह लीजिए शब्द इस्तेमाल किया गया क्वार्टरली रिटर्न। तो हर क्वार्टर की आपको ये रिटर्न फाइल करनी है। तो 3 महीने का यहां क्या हो गया टाइम पीरियड। सबसेक्शन 3 डील करता है जो बुक्स हैं वो उस पे इंस्पेक्शन का हक, देखिए हम पढ़ते हैं डायरेक्टर का होता है, लेकिन हम यह बात करेंगे अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान के बाहर है, जिसका मतलब हो गया ब्रांच ऑफिस इंडिया के बाहर है, तो डायरेक्टर का एक राइट होता है इंस्पेक्शन का। लेकिन अगर बुक्स वगैरह बाहर हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि डायरेक्टर के पास राइट है, वो उन बुक्स की कॉपी पर्सनल रिक्वेस्ट करके मांग सकता है, और बाहर रखी इंफॉर्मेशन उस डायरेक्टर को आपको देनी पड़ेगी। समय है 15 दिन के भीतर। तो बाहर की इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ले सकता है इंस्पेक्शन के लिए, रिटर्न रिक्वेस्ट देगा, वो खुद देगा पर्सनली, कोई और उसके बिहाफ पे नहीं दे सकता, और 15 दिन में उसे फर्निश की जाएंगी। सबसेक्शन 5 पे हम डील करते हैं प्रिजर्वेशन, बुक्स कितने समय के लिए संभाल के रखनी है। अगर ये साल चल रहा है तो पिछले 8 साल की, तो कहने का मतलब है 8 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट ईयर विद वाउचर्स, तो हम कहेंगे 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर कंपनी को बने हुए ही 5 साल हुए मान लीजिए, तो स्वाभाविक है शॉर्टर पीरियड। लेकिन ये समय 8 साल से बढ़ा के ज्यादा किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया अंडर चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 हम पढ़ते हैं सेक्शन 206 से लेकर 229 तक। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पावर रहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं और कह सकते हैं 8 साल की बजाय, जैसे कि एग्जांपल है कि आपको ये प्रिजर्व करनी होंगी 12 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो उतने साल के लिए आपको करना पड़ेगा। देयर आफ्टर सेक्शन 130, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कंपल्सरी रिवीजन ऑफ बुक्स, मतलब आपको अपनी बुक्स को दोबारा से रिकास्ट करना पड़ेगा। कंपल्सरी इसलिए है क्योंकि कोर्ट या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर ही कह सकता है भैया अपनी बुक्स दोबारा से बनाओ। तो ये ऑर्डर जब कहेगा, एक तरह से कह लीजिए रिकास्ट करनी है, रीओपन करनी है, रिवाइज करनी है, तो कितने समय की बुक्स। तो जैसे हमने 128 में पढ़ा कि हम बुक संभाल के रखते हैं पिछले 8 साल की, तो स्वाभाविक है रिवीजन भी किसका होगा, 8 साल की बुक्स का ही होगा, पिछले 8 साल की। हाँ, 8 से ज्यादा हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया हो, नेचुरल है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया हो, इन्वेस्टिगेशन। तो कह लीजिए यही वाला आंसर कॉपी पेस्ट यहां जाता है, बस सेक्शन चेंज हो गया, सब सेक्शन 3 आ गया, रिवीजन ऑफ बुक्स के ऊपर आ गया। 131 में हम पढ़ते हैं वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ बुक्स, मतलब कंपनी अपनी तरफ से ही अगर डायरेक्टर्स को लगता है बुक्स हमें रिवाइज करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट, तो वो कर सकते हैं। लेकिन कितने साल की? अगर इस साल हम रिवीजन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है पिछले साल की रिवाइज होगी, तो ज्यादा से ज्यादा पिछले 3 साल की, पिछले 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की बुक्स को हम रिकास्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस साल भी आप रिवीजन करोगे, 1 साल के अंदर आप 5 बार नहीं कर सकते, सिर्फ 1 बार, ओनली वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। देन 132 में हम पढ़ते हैं नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के ऊपर, उसका सबसेक्शन 3 आता है। दरअसल जब हम नफरा पढ़ते हैं हम उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं भाई चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स होंगे, और मेंबर भी हम 2 तरह के पढ़ते हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो यहां बात है फुल टाइम की। तो कहता है जो चेयरपर्सन है एंड फुल टाइम मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक रिस्ट्रेंट लगाया जा रहा है। रिस्ट्रेंट ये लगाया जा रहा है
चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर्स जब तक नफरा में हैं उनका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, मींस कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, या यूं कह लीजिए उनका इंडिपेंडेंस उनको रखना है, राइट। उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, उनका कोई एसोसिएशन किसी ऑडिट फर्म इंक्लूडिंग किसी कंसल्टेंसी फर्म के साथ नहीं होना चाहिए, ना तो उनके टेन्योर के दौरान ड्यूरिंग कोर्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, और ना ही 2 साल कहां से देखेंगे, आफ्टर सेसेशन टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट, मतलब जब उनकी टेन्योर समाप्त होगी उसके 2 साल भी, आने वाले 2 साल भी आपका किसी ऑडिट फर्म या किसी कंसल्टेंसी फर्म के साथ कोई एसोसिएशन होना नहीं चाहिए। इसी में सबसेक्शन 4 में हम पढ़ते हैं नफरा की पावर, कि क्योंकि नफरा एक अथॉरिटी है, एक रेगुलेटर है, तो अगर आपने कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया है और वो साबित हो जाता है तो वो ऑडिटर के ऊपर, देखिए ऑडिटर इंडिविजुअल भी हो सकता है या फर्म भी हो सकती है, फर्म के पार्टनर्स, तो आपके ऊपर एक रोक लग जाती है, डिबार, एक रिस्ट्रेन लग जाता है कि आप ऑडिटर वगैरह अपॉइंट नहीं होंगे, ऑडिटर एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जैसे आप वैल्यूअर भी अपॉइंट नहीं हो सकते, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं चैप्टर 17 सेक्शन 247, आप अपॉइंट नहीं होंगे, और ये आपके ऊपर बार लगता है मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 10 साल के लिए। सो दैट मीन्स 6 महीने से 10 साल का आपके ऊपर एक रोक लगी, आप ऑडिटर नहीं बनोगे क्योंकि आपका प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट क्या हो गया है, साबित हो गया, और ये रोक लगाई है आपके ऊपर नफरा ने। सेक्शन 135 में बेटा जी हम पढ़ते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देखिए सीएसआर के अलग से रूल्स हैं, सीएसआर पॉलिसी रूल्स 2014। तो सीएसआर में जब आप पैसा लगा रहे हो, आपको रूल नंबर 8 कहता है कि इंपैक्ट असेसमेंट करना है, जिसका मतलब है जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है क्या वो कैसा रहा कैसा नहीं रहा, एक इंपैक्ट असेसमेंट करवानी होगी। लेकिन कब करवानी होगी, कहता अगर आपकी सीएसआर ऑब्लिगेशन, मतलब जो पैसा आप लगा रहे हो, अगर वो निकल के आ रहा है कम से कम 10 करोड़ या उससे ज्यादा, मतलब 10 करोड़ का अमाउंट निकल रहा है, कब निकल रहा है, पिछले 3 साल, मतलब पिछले 3 साल में आप सीएसआर के ऊपर पैसा लगा रहे हो 10 करोड़ से ज्यादा, तो 3 साल का टाइम पीरियड हो गया। तो ऐसे ही कंपनीज को असेसमेंट करवानी है, किससे करवानी है, कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवानी है। किसकी करवानी है, जो भी आपने सीएसआर प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाए हो, वो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आपने कम से कम पैसा लगाया 1 करोड़, मतलब पहली कंडीशन क्या होगी कि भैया पिछले 3 साल में अगर आपकी ऑब्लिगेशन निकल के आ रही है 10 करोड़ या उससे ज्यादा, क्योंकि आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकते हो, तो असेसमेंट उसकी करवानी है जिस प्रोजेक्ट में कम से कम आपने 1 करोड़ रुपया लगाया हो। अब देखिए इंपैक्ट असेसमेंट कब करेंगे, फॉर एग्जांपल आप सीए की तैयारी कर रहे हो, तो इंपैक्ट का मतलब क्या, पढ़ने के बाद ही सोचोगे ना मैंने क्लास में क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा, इंपैक्ट तो तभी निकल के आएगा। इसलिए कहता है जब आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद कम से कम 1 साल हो गया हो, मतलब एंड विच हैज कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इंपैक्ट स्टडी, मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 1 साल लैप्स हो जाए तब आप ये असेसमेंट करवाएंगे। देन 135 सबसेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं सीएसआर में आपने पैसा कितना लगाना होता है, तो ये हम लगाते हैं 2% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट किसके, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के। तो इस साल का नहीं देखते, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट उठाओ, उनको ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, एवरेज आ गया, उसका लेते हैं हम 2%। लेकिन अगर कंपनी को बने हुए ही 3 साल नहीं हुए तो स्वाभाविक है जितना टाइम उसको बने हुआ है, चाहे वो 2 साल हो, 1 बरस हो या 1.5 बरस हो, उतना ही हम लेंगे। अब इसी में आता है ट्रांसफर टू फंड। ये क्या कहता है, यह जरा अच्छे से समझने वाली बात है। कहता है जो सीएसआर के लिए अब आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आया, वो पैसा आपने खर्च नहीं किया, अगर फेल्स टू स्पेंड तो नहीं खर्च किया। पहली बात आपको डायरेक्टर्स की बोर्ड रिपोर्ट बनती है 134 में, उसके अंदर आपको क्या लिख के देना है, रीजंस कि आपका ऑब्लिगेशन सीएसआर का निकल गया था, पैसा साइड पे रखा था, आपने खर्च क्यों नहीं किया। अब हम बात करेंगे यार ट्रांसफर टू फंड की रूल नंबर 10 के मुताबिक। तो रूल नंबर 10 क्या कहता है कि जो ये प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो ये कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए ओपनिंग लाइन क्या है, एंड अनलेस द अनस्पेंट अमाउंट रिलेट्स टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। मतलब अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्ट आप रन कर रहे हो जिसको कंप्लीट होने में कई साल लगेंगे, अगर वो प्रोजेक्ट है तो ट्रांसफर टू फंड का आंसर अलग है। फिलहाल हम ट्रांसफर टू फंड की बात करें, अगर आपका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक प्रोजेक्ट है और आपने कंप्लीट कर लिया है लेकिन उसके ऊपर आपने कोई पैसा पूरा खर्च नहीं किया, तो कहता है आपने ये पैसा जो अनस्पेंट अमाउंट है ये ट्रांसफर कीजिए एक ऐसे फंड में जो शेड्यूल 7 में बता रखा है। तो नेचुरल हम शेड्यूल 7 के अंदर क्या पढ़ के आते हैं कि लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स कह लीजिए, आउटलेस कह लीजिए, जहां आप पैसा लगा सकते हैं, तो कहता है उसके किसी फंड में डाल दीजिए। कब डाल दीजिए, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के
6 महीने के अंदर अंदर आपने ये पैसा ट्रांसफर करना है। तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। सीएसआर की आपकी ऑब्लिगेशन निकली, आपने पैसा नहीं खर्च किया, एक आप बोर्ड रिपोर्ट में बताओ, विद क्या बताओ, रीजंस बताओ। लेकिन अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो आपने शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करना है। कब करना है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के भीतर। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो क्या करेंगे, उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहीं पे हम पढ़ते हैं एक पॉइंट को और, सेट ऑफ को। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपका सीएसआर ऑब्लिगेशन निकल गया है जी 5 करोड़, लेकिन आपने जो पैसा है वो खर्च कर दिया मान लीजिए 6 करोड़। तो एक तरह से आपने तो एक्स्ट्रा खर्च कर दिए ना सीएसआर के ऊपर 1 करोड़। तो क्या इस 1 करोड़ का एडवांटेज नेक्स्ट ईयर मिलेगा? कि मान लीजिए जैसे नेक्स्ट ईयर आपका सीएसआर ऑब्लिगेशन निकल के आता है, लेट्स से हम कहते हैं सीएसआर नेक्स्ट ईयर निकल के आता है 3 करोड़। क्या हम ऐसा कह सकते हैं भाई पिछले साल हमने 1 करोड़ एक्स्ट्रा लगा दिया था तो अब की बार हम 2 करोड़ लगाएंगे? द आंसर इज यस। तो ये सेट ऑफ का आपको बेनिफिट मिलता है आने वाले 3 साल के लिए। तो कहता है वेयर अ कंपनी स्पेंड्स अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 135। तो जो एक्सेस अमाउंट है ये आप क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? आने वाले सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, जिसका मतलब है आने वाले 3 साल। मतलब नेक्स्ट ईयर करो, उससे अगले कर लो, उससे अगले कर लो, तो 3 साल बाद वो क्या हो जाएगा? एक्सेस लैप्स हो जाएगा। अब देखिए सब सेक्शन 6 में ही रेड विद रूल नंबर 10 हम बात उसी की करने जा रहे हैं, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। लेकिन अब हम बात किसकी करें वो ध्यान दीजिएगा। यह है अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो, अगर आपका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके ऊपर जो सीएसआर ऑब्लिगेशन थी पैसा खर्च नहीं किया, तो ये पैसा आपने ट्रांसफर करना होता है एक स्पेशल अकाउंट में जिसका नाम है अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट। एक अलग से बैंक में जाओ, स्केड्यूल्ड बैंक में जाओ, अलग से एक खाता खुलवाओ, उस खाते का नाम क्या रखेंगे हम? यूसीएसआर अकाउंट। तो इसलिए कहता है कोई रिमेनिंग अनस्पेंट अमाउंट है, किस चीज का है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का है, राइट। तो कहता है ये ट्रांसफर करना है कंपनी ने कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे हमने कहा था ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ना हो तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने का टाइम पीरियड था। यहां क्या कहता है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन के भीतर आप क्या करवाएं? एक स्पेशल अकाउंट खुलवाएं। कहां? स्केड्यूल्ड बैंक में, और उसका नाम क्या रखें? यूसीएसआर अकाउंट, ताकि ये पैसा उसी में इस्तेमाल किया जा सके। और कहता है ये अमाउंट आपने स्पेंड करना है आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर में। जैसे आपने यूसीएसआर अकाउंट में पैसे डाल दिए तो यहां टाइम पीरियड 3 लेवल पे जाता है कि एक तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 30 दिन में से खाते में डालो, फिर 3 साल तक पैसा इस्तेमाल करो, और अगर 3 साल में इस्तेमाल नहीं किया है, अगेन यहां सेम वही आंसर है जो हमने पहले ही पढ़ा कि अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है तो स्केड्यूल 7 के किसी भी आप फंड में डाल दीजिए, सेम वही टाइम पीरियड 30 दिन का फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन यहां कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? 3rd, क्योंकि आपके पास इस अकाउंट को यूज करने के लिए समय था। कितने बरस थे आपके पास? 3 बरस थे। इसके बाद 136 सेक्शन में हम क्या पढ़ते होते हैं? हम पढ़ते होते हैं राइट ऑफ मेंबर कहें, ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर कहें, उनका हक होता है वो कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं, या रिवर्स ले लीजिए, कंपनी की ड्यूटी होती है ये उन्हें सर्कुलेट करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सर्कुलेट करनी होती है आपकी मीटिंग से 21 दिन पहले। जैसे हम नोटिस ऑफ मीटिंग पढ़ते हैं 101 में 21 दिन का होता है, तो कह लीजिए वही सेम, क्योंकि नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 दिन पहले भेजी जाती है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए, चैरिटेबल पर्पज वाली कंपनी के लिए ये टाइम पीरियड 14 डेज होता है, क्योंकि 101 में भी आप यही पढ़ते हैं कि नोटिस ऑफ मीटिंग जो होता है सेक्शन 8 कंपनी के लिए 21 डेज नहीं रहता, वो रहता है 14 दिन। 137 में आप पढ़ के आते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इनकी फाइलिंग करनी होती है आरओसी के पास, एओसी 4 नाम के फॉर्म के अंदर। तो ये समय होता है 30 दिन, लेकिन कहां से होता है? जिस दिन आपकी एजीएम हुई, मतलब एजीएम से हम ये 30 दिन का टाइम पीरियड देखते हैं, तब आपने आरओसी के पास फाइलिंग करनी होती है। लेकिन अगर आप 1% कंपनी हो, ओपीसी हो, तो ओपीसी के केस में ऐसा एजीएम होती नहीं है, राइट। तो इसलिए उसका टाइम पीरियड बताया गया 180 डेज। कहां से? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल की स्टेटमेंट ऑब्वियसली इस साल आप फाइल करते हो, तो इसलिए जैसे 31 मार्च को साल क्लोज हुआ, आने वाले 180 दिन में आप आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या करें? फाइलिंग करें। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड ये एक टाइम पीरियड मैंने आपसे यहां डिस्कस किया। होप सो आपको एक यूटिलिटी मिले। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।